हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 28 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने अपनी माँ की स्मृति में एक शहर की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है कृष्णदेवराय। और ये तुलु वंश के तीसरे शासक थे। बात करूं मैं कृष्णदेवराय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो कृष्णदेवराय ने अपनी मां नगला देवी की स्मृति में विजयनगर के पास नागलपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। और कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के तीसरे सम्राट थे, जिन्होंने कि 1509 से 1529 तक शासन किया था। बात करूं मैं कृष्णदेवराय की महत्वपूर्ण उपाधियों के संदर्भ में, तो इन्होंने आंध्र भोज, कन्नड़ राज्य रामरमण और मुरु रायरा गंडा की उपाधियां धारण की थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत ने हॉकी में किस वर्ष गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो इसका आंसर है वर्ष 1960 में। और ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या मात्र एक है, जिसे कि भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1960 में जीता था। अर्थात भारत ने वर्ष 1960 में रजत पदक जीता था, न कि गोल्ड मेडल। बात करें मैं ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदकों की संख्या के संदर्भ में, तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। और भारत ने हॉकी में वर्ष 1928, वर्ष 1932, वर्ष 1936, वर्ष 1948, वर्ष 1952, वर्ष 1956, वर्ष 1964 और वर्ष 1980 में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीते हैं। इस प्रकार भारत ने अभी तक कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है विनोबा भावे के द्वारा। बात करूं मैं विनोबा भावे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो विनोबा भावे, जिनका कि पूरा नाम बिनाक नरहरि विनोबा भावे था, भारतीय अहिंसा और मानव अधिकारों के पैरोकार थे। और 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म गागोड़े गांव, रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था। और अप्रैल 1951 में विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। और इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1958 में दिया गया था, जबकि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी हैं। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधवपुर मेला कितने दिनों तक लगता है। तो इसका आंसर है 5 दिनों तक। और माधवपुर मेला गुजरात राज्य में लगता है। और माधवपुर गीर एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है। और ऐसा माना जाता है कि यह वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया था। और माधवपुर गुजरात में रामनवमी के उपलक्ष्य में हर साल सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। और यह जगह अर्थात माधवपुर समुद्र के किनारे पर स्थित है, जो कि पोरबंदर के बहुत ही करीब है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है गुजरात के कच्छ जिले में। अर्थात रण उत्सव गुजरात के कच्छ जिले में मनाया जाता है। और रण उत्सव आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के महीनों में मनाया जाता है। और यह अर्थात रण उत्सव हर वर्ष गुजरात के कच्छ जिले में आयोजित किया जाता है। और रण उत्सव को व्हाइट डिजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। बात करूं मैं गुजरात राज्य के अन्य उत्सव या मेलों के संदर्भ में, तो जैसे कि उत्तरायण मेला या उत्सव, श्यामलाजी मेला, बोथा मेला, बुडेरा नृत्य महोत्सव, भवनाथ महादेव मेला, तरनेतार मेला आदि। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ललित कला अकादमी की स्थापना किसने की थी। तो उसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और भारत सरकार ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में ललित कला अकादमी की स्थापना की थी। और इस अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में हुई थी। और यह एक स्वायत्त निकाय या ऑटोनमस बॉडी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जोवारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य का। और जोवारा नृत्य मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच किया जाता है। और इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। और यह नृत्य अर्थात जोवारा नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है।
बात करूं मैं मध्य प्रदेश राज्य के अन्य लोक नृत्यों के संदर्भ में, तो जैसे कि मटकी नृत्य, खड़ा नाच, फूलपति नाच, गिडरा डांस, सोला लारकी डांस, भरम डांस, सेटम डांस, सेला नृत्य या सेला डांस, अहिराई नृत्य, कर्मा नृत्य, गोर मारिया नृत्य आदि प्रमुख नृत्य या डांस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर कौन सा है? तो इसका आंसर है मुंबई, जबकि उसके बाद दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है तैराकी या स्विमिंग से। बात करें मैं तैराकी खेल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियों के संदर्भ में, तो जैसे कि फ्रंट क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, जैन स्ट्रोक और ब्रेक स्ट्रोक आदि। और ये सभी शब्दावली आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता हैं? तो इसका आंसर है बिपिन चंद्रपाल। बात करूं मैं गरम दल, जिसे कि उग्रवादी दल भी कहते थे, के प्रमुख नेताओं के संदर्भ में, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल भी कहा जाता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बात करूं मैं गरम दल, जिसे कि उग्रवादी दल और नरम दल, जिसे कि उदारवादी दल कहते हैं, के संदर्भ में। और इनका गठन अर्थात गरम दल और नरम दल का गठन वर्ष 1907 में कांग्रेस के विभाजन से होता है। नरम दल के नेता संविधान से आज़ादी चाहते थे, जबकि गरम दल के नेता सोचते थे कि भारत को आज़ादी संविधान से नहीं मिल पाएगी, बल्कि भारत को आज़ादी केवल उग्रवादी होने से ही मिल पाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक के उन्माथत लोक नृत्य के लिए वर्ष 2023 में किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है रानी मचाइका को। अर्थात कर्नाटक के उन्माथत लोक नृत्य के लिए वर्ष 2023 में रानी मचाइका को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कौन सा स्मारक संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बना है? इसका आंसर है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में स्थित है। और कुतुब मीनार 5 मंजिला है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ था। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। और तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कर इसे 5 मंजिला बनाया था। और इस कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है विधानसभा अध्यक्ष। अर्थात राज्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता राज्य की मुख्यमंत्री करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद बीज बनाता है? तो इसका आंसर है बीजांड। अर्थात फूल का बीजांड भाग निषेचन के बाद बीज बनाता है। बात करूं मैं पुष्प के मादा जननांग के संदर्भ में, तो पुष्प के मादा जननांग को जायांग कहते हैं। और जायांग में स्त्री केसर होते हैं और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है वर्तिका, सेकंड है वर्तिकाग्र और थर्ड है अंडाशय। और बीजांड अंडाशय के अंदर स्थित होते हैं। और निषेचन के बाद अंडाशय एक फल में विकसित होता है और बीजांड एक बीज में विकसित होता है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? उसका आंसर है मैगस्थनीज। अर्थात इंडिका पुस्तक के लेखक मैगस्थनीज थे। और मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और मैगस्थनीज यूनान के शासक सेल्यूकस का राजदूत था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन की शुरुआत स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के द्वारा किस वर्ष एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है वर्ष 1992 में।
और नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, जबकि हिंदी में इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है हाजी बेगम ने। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। और हुमायूं का मकबरा को हुमायूं की पहली और प्रमुख पत्नी महारानी बेगा बेगम ने 1569-70 में बनवाया था। और हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार फारसी वास्तुकार मिरक मिर्जा गियास था। और इसे अर्थात वास्तुकार मिरक मिर्जा गियास को महारानी बेगा बेगम ने ही चयनित किया था। बात करें महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो महारानी बेगा बेगम को हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाटलिपुत्र किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर है शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य। अर्थात पाटलिपुत्र शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। और पाटलिपुत्र उत्तराखंड के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर में रासलीला की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है राजा भाग्य चंद्र ने। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर है भरत मुनि। अर्थात नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। और नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। और इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे, जिनका के काल 400 ईसा पूर्व के निकट माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। बात करें मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अर्थात जब भारतीय संविधान लिखा गया था तब भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे अर्थात संपत्ति के अधिकार को संविधान के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। और एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि भारत के मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे अर्थात संपत्ति के अधिकार को संविधान के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, जिससे अब भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। बात करूं मैं इन 6 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, तो फर्स्ट है समानता का अधिकार और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। और थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। और फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। और फिफ्थ है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। और सिक्स है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। और इन सभी अनुच्छेदों को याद करने की ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति का उपचार, जहाँ सम का अर्थ समानता का अधिकार है, सत का अर्थ स्वतंत्रता का अधिकार है, सो का अर्थ शोषण के विरुद्ध अधिकार से है, ध का अर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से है, संस्कृति का अर्थ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से है, और उपचार का अर्थ संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है। अर्थात इन सभी अधिकारों को याद करने की ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति का उपचार। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में काठ एवं दाह कृषि को बेबर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश में काठ एवं दाह कृषि या स्थानांतरित कृषि, जिसे कि झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, को बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। बात करूं मैं भारत में प्रचलित झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के विविध नामों के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है
आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा राज्य में पामाडामी या कोमान या बेरिगा के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। भारत के दक्षिण पूर्व राजस्थान में बालेरा या बाल्ट्रे या कोमान के नाम से जाना जाता है। जबकि झारखंड राज्य में झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि को कोरवा के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने पहली बार किस वर्ष ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लिया था। तो इसका आंसर है वर्ष 1968 में। अर्थात भारत ने पहली बार वर्ष 1968 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लिया था। जबकि भारत ने पहली बार वर्ष 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। बात करूं मैं पैरालंपिक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यह एक अर्थात पैरालंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है, और जिसमें कि शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। और पैरालंपिक खेल को द स्टोक मेडेविले गेम्स भी कहा जाता है। और प्रथम पैरालंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 1960 में इटली की राजधानी रोम में हुआ था। और पैरालंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 76 के तहत। बात करें में महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सरकार की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। और महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा में बैठने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते भी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। और भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमृता शेरगिल ए लाइव पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर है यशोधरा डालमिया ने। और अमृता शेरगिल ए लाइव किताब यशोधरा डालमिया ने लिखी है। और यह किताब अर्थात अमृता शेरगिल ए लाइव पेंगुइन बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकाशित की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर है कतर के द्वारा। और वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में हुआ था। और यह फीफा वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण या 22वां एडिशन था। और वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का विजेता अर्जेंटीना था, जबकि उप विजेता फ्रांस था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आयरकूट द्वारा पोर्टो नोवा के युद्ध में किसे पराजित किया गया था। तो इसका आंसर है हैदर अली को। अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आयरकूट के द्वारा पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया गया था। बात करें मैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यह युद्ध 1780 और 84 के मध्य हुआ था। और यह युद्ध ब्रिटिश कमांडर आयरकूट और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। और ब्रिटिश कमांडर आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था। और इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, लेकिन उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद इस युद्ध को जारी रखा था। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2023 में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकारों के लिए भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था। तो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना को। और आयुष्मान खुराना को 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। बात करूं मैं यूनिसेफ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, जबकि हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहते हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने।
बात करूं मैं सुदर्शन झील से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गिरनार के राज्यपाल या गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा कराया गया था। बात करूं मैं सुदर्शन झील की जानकारी के स्रोत के संदर्भ में, तो सुदर्शन झील की जानकारी रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर है शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना और समर्थन प्रदान करना। अर्थात मेरु रज्जु का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना और समर्थन प्रदान करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक विकास के लिए कार्य करने वाला धर्म कौन सा है। तो इसका आंसर है आर्य समाज। और आर्य समाज ने वैदिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बात करूं मैं आर्य समाज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, जिनका कि मूल नाम मूलशंकर था, ने 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में की थी। अर्थात आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। और आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन किस चट्टान में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है अवसादी चट्टान में। और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 51 का खंड क किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों अर्थात संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और यह संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का भाग है। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का खंड क संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का भाग है। बात करूं मैं मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ और वर्तमान रूस के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्यों अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और 11वां मूल कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।